यूट्यूब चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 फेडरलिज्म। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस कर लिया है कि फेडरलिज्म क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। आखिर इंडिया को फेडरल कंट्री क्या क्या बनाता है, क्या क्या फीचर्स हैं जिससे हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें हम लोगों ने दो टाइप पढ़े थे, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर में क्या था, स्टेट्स के पास, यानी कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट पावरफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेट्स खुद आते हैं, जैसा कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इन सब जगहों पे हम लोगों ने देखा। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने पावर्स को डिवाइड करती थी। यहाँ पे कौन पावरफुल हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हुआ। तो इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ही इंडिया को एज अ फेडरल कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से डिक्लेयर कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को डिक्लेयर करने के लिए वो एक फेडरल कंट्री है। फेडरेशन वर्ड, ये जो वर्ड है फेडरेशन, ये वर्ड नहीं यूज हुआ था, हाँ, बट ये बोला गया था कि जो कंट्री है वो फेडरलिज्म के सारे प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड रहेंगी। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट के द्वारा आप लोगों को समझाती हूँ मैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। क्लियर? ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को अपना कुछ पावर देता है ताकि जो भी प्रेशर है वो पूरा प्रेशर इस पे ना पड़ जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वजह से यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को होल्ड करके रखा हुआ है, उसके पावर्स को उसको पूरी अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है। तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होगा क्योंकि वो अपना पावर डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर? इसीलिए यहाँ पे चूंकि ये होल्ड करके रखा हुआ है, इसलिए इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हम लोग बोलते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट जो क्या हुआ, स्टेट के अंदर में बहुत सारे एरियाज आते हैं, म्युनिसिपैलिटी आती है, पंचायत आते हैं, बहुत सारे एरिया आते हैं। म्युनिसिपैलिटी यानी कि जो टाउन वाले एरिया होते हैं, और पंचायत कहाँ होते हैं? पंचायती राज हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ पे होता है? विलेज में होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने अंदर म्युनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गए, इन सब के बीच में स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को डिवाइड करती है। उससे क्या होगा, अगर कोई फॉरेन इश्यूज रहेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रिस्पॉन्सिबल होगी। स्टेट गवर्नमेंट का कब काम आएगा, जो भी अगर स्टेट से रिलेटेड कुछ काम हुआ उस वक्त। अब अगर टाउन्स में, अगर हम लोग एक स्टेट मानिए बिहार की बात करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे एरिया आते हैं। बिहार में एक पटना है, बहुत सारे एरिया से छोटे छोटे। तो वो हो गया हमारा, जो पटना हो गया वो हो गया हमारा म्युनिसिपैलिटी का एरिया। अब उसके बीच में यानी कि उस एरिया में जो भी, उस सिटी में जो भी इश्यूज क्रिएट होंगी वो किसके हाथ में होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ होगी, वो होगी म्युनिसिपैलिटी के पास। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट हम लोगों ने अभी बिहार को माना था, वो अपना पावर जो है वो म्युनिसिपैलिटी, और अगर कुछ विलेज वाला एरिया है तो वो उसमें पंचायत को अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि वो अपने पावर को स्टेट में डिवाइड करती हैं और स्टेट क्या करती है, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इसकी वजह से क्या होगा, सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के पास, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या फिर लोकल हो, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, इन्हीं को हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अलग अलग हो, और इसकी वजह से क्या होगा, किसी को भी ये नहीं लगेगा कि हम इस स्टेट, हम इस कंट्री के मेंबर नहीं है, किसी को ये फील नहीं होगा कि हम एलिनेटेड हैं इस कंट्री से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब इंडिया में कुछ जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो हम लोग 3 फोल्ड पे पढ़ेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट
यानी कि जो भी पावर से जो भी इश्यूज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास, यानी कि जो भी इश्यूज है स्टेट के अंदर, जो भी डे टू डे इश्यूज होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होते हैं, वो सारे स्टेट लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। एंड कंकरेंट लिस्ट, वैसे मतलब इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों का पावर होना चाहिए। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर बनाएगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन को ले सकती है। स्टेट में सिर्फ स्टेट, बट कंकरेंट में दोनों यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों क्या करती है, अपना अपना डिसीजन रखती है और उसके बाद कुछ एक कंक्लूजन निकल के आता है। मैं अभी जस्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियरिफाई करूंगी इन तीनों लिस्ट को। सो ये था कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया फेडरल कंट्री क्यों माना जाता है और कैसे माना जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 लिस्ट के बारे में, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। चलिए शुरू करते हैं। यूनियन लिस्ट, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, जो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री के डिफेंस के लिए जो भी जरूरी है, ये सारे जो भी इश्यूज है, ये सारे जो भी फॉर्म्स है, वो सारे किस में आ जाएंगे, यूनियन लिस्ट में, जो कि हमारे नेशन के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यूजी, यहाँ पे यूजी का मतलब है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है, यूनियन लिस्ट में वो अकेले लॉ बना सकती है। यहाँ पे पूरा पावर जो है वो यूनियन के हाथ में रहता है। यूनियन यानी कि सेंट्रल, दोनों का मतलब सेम है। पूरा पावर जो है वो यूनियन के हाथ में रहता है। वो किसी भी लॉ को इस लिस्ट के अंदर, यानी कि इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे, इन सारे इश्यूज पे यूनियन गवर्नमेंट अकेले खुद से यूनिलैटरली कोई भी लॉ बना सकता है। और ये हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को अपनी कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, किसी मतलब एक गवर्नमेंट चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जिसपे हम लोग ये देख सकें कि हमारी पूरी कंट्री एक वेलफेयर ऑफ डेवलपमेंट हमारी कंट्री में अच्छे से वो काम करे, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई भी टेंशन्स ना क्रिएट हो। इन सारे जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। नाउ स्टेट लिस्ट, यानी जो पावर स्टेट के पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जो भी एक स्टेट के अंदर आते हैं उससे रिलेटेड। ये हमारे स्टेट के लिए और स्टेट के इम्पोर्टेंस के लिए, जो भी उसके अंदर लोकल यानी कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत सिस्टम जो रहता है, उन सब के इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोग स्टेट लिस्ट में क्या किया, जो स्टेट का अपना पर्सनल प्रॉब्लम हुआ, ट्रेड रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, इस लिस्ट में क्या है कि मतलब ये जितने भी इश्यूज हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट अकेले यूनिलैटरली कोई भी लॉ बना सकती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। ये था यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। इन सारे लिस्ट का आप लोगों को डिटेल 11th में पढ़ना है, फिलहाल 10th में आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। सो यूनियन लिस्ट एंड दिस इज स्टेट लिस्ट। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे कंकरेंट लिस्ट के बारे में। कंकरेंट लिस्ट, अब हम लोगों ने यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों के बारे में पढ़ लिया है। कंकरेंट लिस्ट में कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, यानी कि फॉरेस्ट हो गया, यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, इन सब से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहेंगे वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आएंगे। कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर रहता है इसके ऊपर किसी भी लॉ को बनाने का। बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर, दोनों अपना इसके ऊपर जो भी इश्यूज है इसके अंदर, उसके ऊपर अगर कोई लॉ बनेगा तो उसमें सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी दोनों अपने अपने डिसीजंस रखेंगे और दोनों मिलके उस लॉ को बनाएंगे। बट जहाँ पे भी दो लोग रहेंगे वहाँ पे लड़ाई होनी ही होनी है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर उस लॉ को बनाने के लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गई, क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि नहीं ये लॉ ऐसे बनना चाहिए, स्टेट बोला नहीं ऐसे बनना चाहिए, तो उस वक्त क्या होगा, इन केस ऑफ conflict over laws then center's decision would be considered। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लॉ बनाने के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई तो क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन रहेगा वही प्रिवेल करेगा, उसी को हम लोग ऐसा लॉ मानेंगे।
क्यों मानेंगे? स्टेट गवर्नमेंट के भी तो पावर को डिसीजन को मान सकते थे, इसलिए मानेंगे क्योंकि ये एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर रहता है, वो पावरफुल रहता है। इसीलिए अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को हम लोग मानेंगे, वो जो भी डिसीजन लेगा उसी को हम लोग लॉ बना देंगे। क्लियर? चलिए, मैंने बोला कि सिर्फ तीन लिस्ट में ही हम लोग इसको फोल्ड करते हैं, जो भी हमारा फेडरलिज्म, जो भी इंडिया में फेडरल फॉर्म है उसको करते हैं। बट रेसिड्यूअरी लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर क्या आएगा? वो सारे इश्यूज जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्ट में से किसी में भी नहीं आए हैं, वो सारे इश्यूज रेसिड्यूअरी लिस्ट में आएंगे। द सब्जेक्ट्स फॉल इन इट came up after constitution was made। इसमें जो भी सब्जेक्ट्स है वो कब आए? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था तब आए। ये तीनों लिस्ट यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग का स्पेसिफाइड कर दिया गया, बट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड हमारा रेसिड्यूअरी लिस्ट आया, यानी कि वैसा लिस्ट जिसमें मैरिज से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, ट्रेड, कॉमर्स, किसी से भी रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे इसमें। जैसे एज फॉर एग्जांपल आईटी, कंप्यूटर की हम लोग बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जैसे कि ये आया हम लोगों का, तो ये तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद का प्रोसेस है। तो ये हम लोग एक रेसिड्यूअरी लिस्ट में लेते हैं, और तीनों लिस्ट का एक अपना अपना पावर था। यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट का पावर था, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट का पावर था, कंकरेंट में दोनों का पावर था। हाँ, कन्फ्लिक्ट हो गया वो अलग बात है, लेकिन पावर तो दोनों के पास था इसमें। बट रेसिड्यूअरी लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट के पास ही पावर है। रेसिड्यूअरी लिस्ट को कौन गवर्न करेगा, उसको कौन रन करवाएगा? वो यूनियन गवर्नमेंट थे। तो ये थे हमारे तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड लास्ट रेसिड्यूअरी लिस्ट। नाउ अब हम लोग ओवरऑल, अब हम लोगों ने देख लिया कि यूनियन लिस्ट जो भी 3 फोल्ड्स थे डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सारे हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब एक ओवरऑल कंक्लूजन मैं आप लोगों को दे देती हूँ। इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है इंडिया में। यहाँ पे अनइक्वल पावर अमंग स्टेट्स के बीच में अनइक्वल वे में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। बट कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर्स रहते हैं, जैसे आसाम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसके पास स्पेशल पावर्स रहते हैं। उनके पास स्पेशल पावर्स क्यों रहते हैं? जो भी वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं वो लोग अपने लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि वहाँ पे उतने अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से वहाँ पे उन लोगों को स्पेशल पावर्स दिए गए हैं। और ये सारे जो हैं कि स्पेशल पावर्स किस स्टेट को दिए जाएंगे, ये सारे फॉर्म जो है आर्टिकल 371 में इंक्लूडेड है। किस आर्टिकल में ये सब आता है? अंडर आर्टिकल 371। 370 मत समझ लेना, 370 आर्टिकल हम लोगों का प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 में खत्म हो चुका था, जो जम्मू कश्मीर को दिया गया था। 371 में ये सब आते हैं। इसमें असम, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे स्टेट्स आ जाएंगे इंडिया के। यूनियन टेरिटरीज यानी कि वैसे एरियाज होते हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकते हैं, और जितने भी स्टेट इंडिया में उसके साथ वो मर्ज भी नहीं हो सकते हैं। इसके पास स्टेट के पास जो भी पावर रहता है वो सारा पावर यूनियन टेरिटरी के पास नहीं रहता है। तो जब पावर नहीं रहता है तो उसको गवर्न कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसके पास भी पावर नहीं रहे, अगर वो किसी से रिलेट नहीं करता है तो डायरेक्ट किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी यहाँ पे मेन रोल होता है। वो क्या करती है कि पावर्स को देखती है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो, कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना करे। तो ओवरऑल पावर शेयरिंग एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है, और फेडरलिज्म पावर शेयरिंग के अंदर ही आया। तो पावर शेयरिंग एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है कि कंट्री में हमारी यूनिटी मेंटेन रहे, हमारा कंट्री सेफ रहे, इसके कारण कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। और अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ गई तो जुडिशरी को रोल दिया गया है कि उस कॉन्फ्लिक्ट्स के, उस डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करवाएं, उसको रुकवाएं। तो यहाँ पे क्या हो गया? जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट सबसे हाई हो गया, ठीक है। तो वो एज अ अंपायर काम करता है कि अगर दो
मान लिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर मैच हुआ तो एक अंपायर भी तो रहता है। अगर उन दोनों के बीच में कुछ ऐसे इश्यूज आ गए कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो गए मैच के बीच में, तो अंपायर क्या करता है? उन दोनों के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करवाता है। तो यहाँ पे जुडिशियरी एज अ अंपायर काम करता है। जुडिशियरी एक्ट्स एज एन अंपायर। अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में अगर कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ गए तो क्या होगा? जुडिशियरी उन दोनों के डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करवाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन्ड है कि जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वो एक दूसरे के फंक्शन को हैम्पर नहीं करेगी, वो अपने अपने फंक्शन को देखेंगे, सारे आदमी अपने अपने फंक्शंस को देखेंगे। इस तरह से ये टॉपिक हम लोगों का क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।